हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अभ्यास 6 और इसमें 6.1 पढ़ेंगे जो है त्रिभुज। तो बच्चों, त्रिभुज की सामान्य जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। त्रिभुज क्या होती है? त्रिभुज क्या होती है बच्चों? तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। किसी समतल में तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये एक त्रिभुज दिखाई दे रही है, इसका नाम क्या है? त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी, ये त्रिभुज का निशान है। इसको अपन त्रिभुज बी ए सी भी बोल सकते हैं, त्रिभुज सी बी ए भी बोल सकते हैं। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, एक ही त्रिभुज बताती है। पॉइंट यही आने चाहिए। अपन कुछ भी बोल दें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इस किसी भी त्रिभुज में बच्चों क्या होता है? किसी भी त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं। किसी भी त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? तीन भुजा होती हैं। और जैसे इसके अंदर ए बी भुजा है, ये ए बी वाली है बच्चों, ये ए सी भुजा है, ये बी सी भुजा है। ए बी हो गई, ए सी हो गई, बी सी होगी। आप ए बी भुजा को बी ए भुजा भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। बी सी भुजा को आप सी बी भी लिख सकते हैं बच्चों। ए सी भुजा को आप सी ए भी लिख सकते हैं। तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे तीन भुजा ए बी बी सी ए सी, तो ए बी को आपने बी ए लिख दिया, बी सी को सी बी लिख दिया, ए सी को सी ए लिख दिया, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तीन कोण है बच्चों इसमें। कितने कोण हैं? तीन कोण हैं। जैसे बच्चों ये हमने कोई त्रिभुज खींच ली, एक मिनट बच्चों, एक मिनट रुको। ये कोई त्रिभुज है बच्चों। अब इस त्रिभुज की बात करें, हम इस त्रिभुज की बात करें तो ये जो एंगल है इसका नाम हमने ए दे दिया, इसका नाम हमने बी दे दिया, इसका नाम हमने क्या दे दिया? सी दे दिया बच्चों। इसके अंदर एक एंगल, ये दो भुजाओं से एक एंगल बन रहा है, ए बी से और बी सी से। तो अपन इसको लिख सकते हैं एंगल बी। दूसरा क्या नाम दे सकते हैं बच्चों इसको? एंगल ए बी सी। तीसरा क्या नाम दे सकते हैं बच्चों अपन इसको? एंगल सी बी ए। बच्चों ये सामान्य जानकारी है, ये होना बहुत ज़रूरी है हमें। एंगल बी का मतलब तो कोई दिक्कत नहीं, एंगल बी है। अब मान लो तीन पॉइंट लेके ये लिखा हुआ है, तो ये जो बीच वाला पॉइंट है बच्चों, जहाँ एंगल बन रहा है वहाँ वो पॉइंट कहाँ आएगा? बीच में आएगा। जैसे इसमें आपको बताया गया एंगल ए बी सी, एंगल सी बी ए। अब इस तरह मान लो एंगल अपन इसकी बात करें, सी की पॉइंट की बात करें, तो क्या होगा बच्चों? देखना, अपन क्या लिख सकते हैं उसको? क्या लिख सकते हैं उसको? अपन उसको क्या लिख सकते हैं? एंगल सी लिख सकते हैं बच्चों, एंगल ए सी बी लिख सकते हैं, और एंगल बी सी ए लिख सकते हैं। समझ गए बच्चों? सी का आएगा, बीच में आएगा। इसी तरह एंगल ए की बात करें तो अपन क्या लिख सकते हैं? एंगल ए लिख सकते हैं उसको, एंगल बी ए सी लिखेंगे, और एंगल सी ए बी लिखेंगे। इन तीनों का मतलब क्या है? एंगल ए। इन तीनों का मतलब क्या है? एंगल सी। और उन पहले वाले तीनों का मतलब क्या था? एंगल बी। तो समझ गए होंगे बच्चों। अपन इन तीनों में से कुछ भी लिखें उसका मतलब आप समझ जाएंगे कि किस एंगल की बात कर रहे हैं। तो कौन सा एंगल होता है? जो बीच का पॉइंट होता है वो एंगल को बताता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे कोई त्रिभुज है और मान लिया इस तरह का पॉइंट बन रहा है, ये इस तरह का बन रहा है यहाँ पे, ये कोई त्रिभुज दी हुई है,
ये इस तरह का पॉइंट बनेगा, ये वाला। मान लिया एक एंगल ये है, एक एंगल ये पॉइंट बी है, ये ए है, ये मान लिया सी है, ये मान लिया डी है। अब हम मान लो एंगल बी करेंगे, तब कौन सा एंगल बी है? ये वाला है, ये वाला है। बी पे तो दो एंगल बन रहे हैं, तो उसके लिए अपन क्या लिखेंगे? एंगल, अगर इसकी बात करेंगे एंगल लिखेंगे सी बी डी, या लिखेंगे एंगल डी बी सी। तो इसका मतलब ये वाला एंगल है। इसकी बात करें तो अपन क्या लिखेंगे? एंगल सी बी ए या एंगल ए बी सी। तो ये है, उसको एंगल बी नहीं लिख सकते अपन, क्योंकि एंगल बी पे, बी पॉइंट पे दो एंगल बन रहे हैं। तो ये बात कुछ सामान्य जानकारी थी जो आपको बताना ज़रूरी थी बच्चों। तो ये मैंने बता दिया, त्रिभुज की सामान्य जानकारी थी, ये होना बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर 3 शीर्ष दिए हुए हैं, ए शीर्ष है, बी शीर्ष है और सी शीर्ष है। अब वो बात जो बच्चों हमारे काम आएगी इस एक्सरसाइज में, वो बात क्या है? देखो, वो जो हम पढ़ेंगे वो ये है कि दो त्रिभुजों की समरूपता। बच्चों एक होता है सर्वांग सम। सर्वांग सम आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा कि सर्वांग सम का मतलब क्या होता है? सर्वांग सम का मतलब तो होता है हूबहू वैसा का वैसा। यानी कि अगर दो त्रिभुजें या दो कोई भी चीज़ यदि सर्वांग सम है तो अपन उन दोनों में से बिल्कुल भी भेद नहीं कर सकते। यदि एक को छुपा दिया जाए, दूसरी निकाल दी जाए, तो अपने को ये नहीं पता चलेगा कि कौन सी पहली है कौन सी दूसरी है। यानी कि बिल्कुल जुड़वा, बिल्कुल हूबहू की हूबहू वैसी की वैसी, वो तो होती है सर्वांग सम। समरूप होती हैं बच्चों उसके जैसे रूप की, उसके जैसी आकृति की। जैसे इसका सीधा सा उदाहरण मैं आपको बताऊं, एक तो असली ताजमहल है और एक अपन घरों में उसकी आकृति छोटी सी ले आते हैं। तो वो जो असली जो ताजमहल है उसका समरूप हमारे घरों में है, वो उसका समरूप है। वैसे सर्वांगसम त्रिभुज भी आपस में समरूप हो सकती हैं, लेकिन समरूप त्रिभुजें जो होती हैं वो सर्वांगसम नहीं होती हैं। ध्यान रखना बच्चों। तो समरूप के लिए क्या विशेषता होनी चाहिए, क्या कंडीशंस होनी चाहिए, ये याद कर लेना बच्चों कि समरूप यदि कोई त्रिभुज दो दे रखी हैं, मान लिया हमने ये दो त्रिभुज ले ली ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ, तो समरूप त्रिभुज में पहली कंडीशन तो क्या है बच्चों, क्या दी हुई है कि उनके संगत कोण क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। बच्चों संगत शब्द आया है, यानी कि ए के बराबर क्या है? यहाँ पर डी है, बी के बराबर क्या है? ई है, सी के बराबर क्या है? एफ है। और भुजाएं क्या होनी चाहिए? अनुपात में होनी चाहिए, एक ही अनुपात में होनी चाहिए। यानी कि ए बी को और यहाँ पर डी ई का जो अनुपात आएगा, दोनों भुजाओं को काटेंगे। मान लो ए बी की लंबाई 4 है और डी ई की लंबाई 8 है, तो इनको काटेंगे तो इनका अनुपात कितना आएगा? 1/2। वही अनुपात ए सी का और डी एफ का आना चाहिए, 1:2 ही। वही अनुपात बी सी का और ई एफ का आना चाहिए। यानी इन तीनों को जब अनुपात निकालेंगे भुजाओं का, तो वो अनुपात समान आना चाहिए। तो अपन लिख सकेंगे कि ये दोनों त्रिभुजें हैं बच्चों, ये क्या है? समरूप हैं। और समरूप का जो क्या नाम है बच्चों निशान होता है, वो क्या होता है? ये होता है इस तरह से, ये जो निशान, इस तरह का जो निशान होता है बच्चों, ये समरूप का निशान होता है। और इस तरह का जो निशान होता है यूँ, ये सर्वांग सम का होता है बच्चों। कक्षा 9 में आपने ये सर्वांग सम पढ़ा होगा, ये समरूप का है। अब एक बात का यहाँ विशेष ध्यान रखा जाता है समरूप में बच्चों, यदि ए डी का संगत है, बी ई का संगत है, सी एफ का संगत है, तो आप यदि इस त्रिभुज को जिस हिसाब से लिख रहे हो ए बी सी, यदि आप ए बी सी लिख रहे हो तो ए का संगत क्या है? डी, बी का संगत क्या है? ई, और सी का संगत क्या है? एफ। यही क्रम यहाँ पर होना चाहिए। क्या मतलब हुआ? दोबारा बताता हूँ आपको। यदि आपने इसमें लिख दिया त्रिभुज बी सी ए, तो बी सी ए की जो समरूप होगी, तो बी का संगत कौन सा है बच्चों? ई। तो पहले यहाँ बी है तो यहाँ बी क्या आएगा? ई आएगा। फिर सी का संगत क्या है? एफ, तो यहाँ एफ आएगा।
ए का क्या है डी, तो यहाँ आप लिखोगे त्रिभुज BCA समरूप है त्रिभुज EFD। यहाँ ये नहीं लिख सकते DEF, ध्यान रहे जिस क्रम में ये है उसी क्रम में आपको इसको लिखना पड़ेगा। B का जो संगत है वही पॉइंट B पहले है, तो जहाँ B है उसी क्रम पर उसका संगत बिंदु आएगा। जहाँ C है वहीं C का संगत आएगा जहाँ A है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है बात है बच्चों, बहुत कम टीचर इस बात को बताते हैं और इस कारण हमारे कई गलतियाँ हो जाती हैं, कई सवालों में मिस्टेक भी हो जाती हैं। तो इस बात को ध्यान से समझ लेना। त्रिभुजों की समरूपता की दो कसौटियाँ, यहाँ पे कसौटियाँ तो नहीं है बच्चों, दो शर्तें हैं। ये कसौटियाँ तो अपन आगे पढ़ेंगे। क्या है कि उनके संगत कोण क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, और उनकी भुजाएं क्या होनी चाहिए, एक ही अनुपात में होनी चाहिए। समझ गए होंगे बच्चों। तो फिर अपन उसको इस तरह से लिख सकते हैं। लिखने का ये विशेष आपको ध्यान रखना पड़ेगा, संगतताओं के सही क्रम को ध्यान अवश्य दें। ये जो क्रम मैंने बताया है इसका ध्यान आपको अवश्य देना होगा बच्चों। अब बच्चों एक्सरसाइज हमारी है 6.1। इसमें देखो, इसमें एक नंबर का छोटा प्रश्न अवश्य पूछ लिया जाता है। इन 4-5 प्रश्नों में से एक नंबर का प्रश्न अवश्य आ जाता है। तो क्या है बच्चों, देखो इसमें कोष्टक में दिए गए शब्दों में सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। ये दो बातें दे रखी है, सर्वांगसम समरूप, सर्वांगसम समरूप जो भी है, इनमें से हमें एक को चूज करके इसमें भरना है बच्चों। तो देखो क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं अपन। पहला प्रश्न क्या है, सभी वर्त खालिस्तान होते हैं। सभी वर्त बच्चों, वर्त जैसे ये वर्त बना दिया अपन ने। अब दूसरा वर्त हमने मान लिया ये बना दिया। अब कोई छोटा भी हो सकता है, कोई बड़ा भी हो सकता है, सभी वर्त दिए हैं। अब उसकी त्रिज्या छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। एक समान त्रिज्या के यदि सभी वर्त होते तो वो सर्वांग सम होते, लेकिन यहाँ एक समान त्रिज्या की बात नहीं कही गई है, सभी वर्तों की बात कही गई है, तो वो किसी भी त्रिज्या के हो सकते हैं। तो इसका मतलब वो क्या होंगे, समरूप होंगे, सर्वांग सम नहीं होंगे बच्चों। इसी तरह बच्चों सभी वर्ग भी क्या होते हैं, समरूप होते हैं। यदि कोई निश्चित पैमाना दे दिया जाता है कि भाई 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग खालिस्तान होते हैं, तो फिर अपन करते कि वो सर्वांग सम होते हैं। लेकिन यहाँ भुजा का माप दिया हुआ नहीं है, तो अपन कोई, अब वो 4 सेंटीमीटर का भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है, 6 का भी हो सकता है, लेकिन इस तरह के जो वर्ग होंगे उनके कोण, सभी कोण बराबर होंगे और संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। तो इस तरह से अपन कह सकते हैं कि वो क्या होंगे, समरूप होंगे। यहाँ समरूपता का ही नियम लागू होगा, कोण वोण का यहाँ नहीं होता है वर्त में। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं बच्चों। अब देखो कौन कौन सी बात की गई है, दो दिए हुए हैं। कौन कौन से दिए हुए हैं, एक तो दिया हुआ है समद्विबाहु और दूसरा दिया हुआ है समबाहु। अब समद्विबाहु का मतलब होता है बच्चों जिनकी दो भुजाएं समान हो। अब दो भुजा समान है तो अपन दो भुजा मान लिया ये है, ये अपन ने 3 सेंटीमीटर का ले लिया, ये 3 सेंटीमीटर का ले लिया, और ये ले लिया अपन ने 5 सेंटीमीटर का। तो बच्चों क्या होगा, दूसरा अपन ने और समद्विबाहु त्रिभुज ले लिया, एक ये 2 सेंटीमीटर का ले लिया, ये 2 सेंटीमीटर का ले लिया, ये 4 सेंटीमीटर का ले लिया। अब बच्चों इनकी भुजाएं देखो, कोण तो बराबर मिल जाएंगे, भुजाएं ये 2/3 के अनुपात में, ये दूसरी भी 2/3 के अनुपात में, लेकिन जो तीसरी भुजा है वो है 4/5 के अनुपात में। तो इनका अनुपात बराबर नहीं है। जबकि आप समबाहु त्रिभुज लेंगे, उनका अनुपात, तीनों भुजाओं का अनुपात क्या मिलेगा, समान मिलेगा। जैसे आपने समबाहु त्रिभुज ले ली, ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर। दूसरी आपने आप समबाहु ले ली, कितने भी सेंटीमीटर की ले लो, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, तो सबका अनुपात 3/5, 3/5, 3/5 ही होगा। तो दोनों शर्त इसके अंदर हमारी लग रही हैं। तो समबाहु त्रिभुज है वो क्या होती हैं,
वो सभी त्रिभुजें समरूप होती हैं, लेकिन समद्विबाहु त्रिभुज होती हैं वो समरूप नहीं होती हैं। अगला सवाल बच्चों क्या दिया हुआ है? भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या हो? बराबर हो। ये तो अपने शर्त पड़ी है, बराबर हो। और उनकी संगत भुजाएं क्या हो? समानुपाती हो। तो पहले में पहला, दूसरे में दूसरा आ जाएगा बच्चों। ये आगे पीछे भी किया जा सकता था। समानुपाती पहले लिखा जा सकता था, बराबर बाद में लिखा जा सकता था। तो कोण तो क्या होना चाहिए? बराबर। भुजाएं क्या होनी चाहिए? समानुपात में होनी चाहिए। तो बच्चों यहाँ से एक प्रश्न आ जाता है। अब ये देखो क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। समरूप आकृतियाँ, अभी अपने समरूप आकृतियाँ देखी थी कि भाई कोई भी दो वर्त हैं वो क्या हो जाए? आपस में समरूप होते हैं। दो समबाहु त्रिभुज देखी थी अपन ने, तो आप समझ सकते हो दो उदाहरण देने थे, हमने दो समबाहु त्रिभुज ले ली और दो वर्त ले लिए बच्चों। ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं है, अब समरूप नहीं है तो आप अलग अलग आकृतियाँ ले सकते हो। एक त्रिभुज ले लिया आपने, एक चतुर्भुज ले ली, एक वर्त ले लिया, एक वर्ग ले लिया। अब ये समरूप नहीं होंगे बच्चों। प्रश्न नंबर 3 देखो क्या दिया है बच्चों। बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। बच्चों चतुर्भुज हैं दोनों, 4 भुजाएं हैं। अब हमने देखा भुजाओं का अनुपात तो 1.5 दूना 3, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2। भुजाएं तो समानुपाती हैं, लेकिन यहाँ कोण क्या दे रखा है? 90 डिग्री। बच्चों जब इस तरह का कोण बन जाता है, यूँ चौकोर कोण दे दिया जाता है, तो सीधी सी बात होती है उसका माप कितने डिग्री है? 90 डिग्री होता है। जब यूँ गोल कोण लिखते हैं तो इसकी माप हमें नहीं पता, इसकी यदि दी हुई है तो पता चल जाएगा, वरना अपने को नहीं पता। लेकिन जहाँ इस तरह का निशान लगा दिया जाता है, इसका मतलब वो 90 डिग्री का कोण होता है। तो ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। लेकिन इसमें आप देखो कि इस तरह का नहीं दिया हुआ है, तो इसके कोण बराबर नहीं है। ये समचतुर्भुज है, ये वर्ग है आकृतियाँ, तो इसका मतलब ये चतुर्भुज समरूप नहीं है, क्योंकि इनके संगत कोण बराबर नहीं है। भुजाएं तो समानुपाती हैं, लेकिन कोण बराबर नहीं है। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये समझ में आ गई होगी। और ये जो कंडीशंस जो मैंने बताई है समरूप वाली, कि भुजाएं क्या होनी चाहिए? समानुपाती, कोण क्या होने चाहिए? बराबर, वो भी कौन से? संगत कोण। और उसी क्रम में अपन लिखेंगे, क्रम का ध्यान रखेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। उसके बाद मैं आगे पढ़ाऊँगा तो आपके आगे समझ में भी आएगा। इन बातों को, छोटा वीडियो है, इन बातों को रट लेना। 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, कमज़ोर बच्चे ज़रूर इसको समझ लें। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं बच्चों।